जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज हम लोग 2026 का ऐसे एसएससी जीडी का मॉडल पेपर को करने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्न को कवर करेंगे। तो पहले हम लोग जीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि जीके आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं यहाँ आपका जीके आ गया, समान ज्ञान। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एकदम टॉप लेवल का सवाल है इस वीडियो के अंदर। टॉप, इजी, मॉडरेट, जिस लेवल का सवाल आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उसी लेवल का प्रश्न आज आपको करवाने वाला हूं, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? ये जो सवाल है साथियों, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है कि संविधान जो है उसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। उससे पहले आपको कवर कर दे, संविधान से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है साथियों। याद रखिएगा, जो पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था वह आपका जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में। संविधान से 2 से लेकर 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे में एक बार पिछले साल आपका पूछा गया था, संविधान को बनाने में टोटल कितना समय लगा था? तो याद रखिएगा साथियों, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। मैं कहूंगा साथियों कि आज का यह क्लास तम 2026 वाले बच्चों के लिए होने वाला है, क्योंकि यह 2026 का पहला मॉडल पेपर जारी हुआ है एसएससी जीडी की तरफ से कि हम इस टाइप का प्रश्न आपको पूछेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टफ का सवाल आ रहा है। क्या सवाल कर रहा है? भारत सरकार ने वर्ष डॉट 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 में एक अधिनियम पारित किया था, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया था। मतलब भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था जिसमें जम्मू और कश्मीर राज्य का जो संवैधानिक स्थिति था उसको रद्द कर दिया गया था। तो वह अधिनियम कब पारित किया गया था साथियों? ये सब जो सवाल है ना, एकदम इसी लेवल का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, कब रद्द किया था? तो 2019 ईस्वी में। आपको पता है, यहाँ से एक धारा पूछा जाता है कि अनुच्छेद या धारा 370 किससे संबंधित है। ये वाला आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों, धारा या अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से हो जाता है। ये आपका किससे हो जाता है साथियों? जम्मू कश्मीर से हो जाता है। धारा 370 किससे संबंधित है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बी ऑप्शन आप सॉरी, क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब रद्द कर दिया गया था? तो 2019 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा एवं उसके आंसर को याद कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल आप देख सकते हैं साथियों, कितना इंपॉर्टेंट है। नृत्य से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सवाल आपका क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मोहिनी अट्टम से संबंधित है? मतलब मोहिनी अट्टम से कोई व्यक्ति संबंधित है जो काफी फेमस हुए थे। आप याद रखिएगा, कनक रेले, कनक रेले जो कि फेमस है मोहिनी अट्टम। अब बताइएगा कि मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? कोई बच्चे बता पाएंगे? जरा सा कमेंट में बताइएगा जिनको पता है मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों। तो याद रखिएगा, यह आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? केरल का है। इसी प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट लोक नृत्य आप याद कर लीजिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे में एक बार पूछा गया था, भागड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भागड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? कोई बच्चे बता सकते हैं? भागड़ा और गिद्धा, भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है साथियों। ये आपका कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का। भागड़ा और गिद्धा कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा? पंजाब का, ठीक है। अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधित अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्री, यहाँ पर क्या लिखा है, प्री पर्स और विशेष धारकों को समाप्त कर दिया था, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन है टॉप लेवल का, लेकिन थोड़ा सा आप पढ़िएगा ना तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। इस लेवल का आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। हम उस लेवल के प्रश्न को आपको करवाते हैं साथियों, जो वास्तव में आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। यह 2026 का पहला मॉडल पेपर जारी हुआ, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर सवाल करा कि निम्नलिखित में किस संशोधन अधिनियम के तहत शासकों को प्री पर्स विशेष
किस अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? तो यह 26वां संशोधन के द्वारा किया गया है। जो 26वां संशोधन कब हुआ था? 1971 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा। इसको कब रद्द कर दिया गया था? किसको कब समाप्त कर दिया गया था? तो 26वां संशोधन के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था 1971 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलिए। अगला नंबर सवाल है साथियों, देख सकते हैं ये वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब किया था? एकदम टॉप लेवल का सवाल है। भारत सरकार ने नोटबंदी का घोषणा कब किया था? तो याद रखिएगा साथियों, भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का घोषणा कब किया था? तो 2016 में। 2016 में कब किया था? तो 8 नवंबर को किया था। 8 नवंबर 2016 ईस्वी को नोटबंदी का घोषणा किया गया था। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं कहूंगा साथियों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त है। मैं आपका बड़ा भाई की तरह हूं, जो डेली आपको एसएससी जीडी का क्लास करवाता हूं। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, डेली इस चैनल पर आपको हम क्लास देंगे, तो चैनल को आप लोग क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना? 6 नंबर आपका क्लास है, सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर तो आपका डी हो गया। 8 नवंबर 2016 ईस्वी को नोटबंदी किया गया था। अब सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पहला तो समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश है, जनसंख्या के हिसाब से पहला उत्तर प्रदेश समझ में आता है, दूसरा बिहार समझ में आता है, तीसरा कौन सा होगा साथ? अच्छा, दूसरा नहीं, दूसरा कोई और हो जाएगा। ठीक है ना? तीसरा आपका बिहार हो जाएगा। तीसरा जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा साथियों? बिहार हो जाएगा। पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है साथियों, तो उसको देख लेंगे आगे। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, जनसंख्या के हिसाब से पूछेगा तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और तीसरा पूछ रहा है तो तीसरा कौन सा हो जाएगा साथियों? बिहार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कवर कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछता है साथियों, सॉरी, जनसंख्या के हिसाब से तो पूछ ही रहा है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछता तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य होता है। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, 7 नंबर आप देख सकते हैं। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति है। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति क्या है साथियों? बताइएगा। अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति क्या है साथियों? तो रेखा समिति है। इस प्रकार से कुछ लेवल का प्रश्न आता है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? जैसे में ये वाला सवाल आप कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है? और यहाँ पर पूछा गया सवाल है। तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन सा है? तो रेखा समिति। और इसका पीडीएफ चाहते हैं साथियों, तो एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हाँ सर इसका मुझे पीडीएफ चाहिए। एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है ना? और बताइएगा आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है? 8 नंबर का क्लास देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता, प्रगतिशील उपलब्धि डॉट 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 पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। मतलब जो स्थिरता के साथ विकास था वह किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन पर चलते हैं साथियों। यहाँ पर शायद आपका ऑप्शन होगा, हाँ देखिए, तो किस पंचवर्षीय योजना में था स्थिरता के साथ विकास? तो याद रखिएगा यह किस पंचवर्षीय योजना में था? तो याद रखिएगा साथियों, यह एक मिनट, यह फोर्थ पंचवर्षीय योजना में था। फोर्थ कहने का मतलब वही हम आपको समझा दे रहे हैं साथियों। पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वह हुआ था आपका 1951 में। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था साथियों? 1951 में। पहला पंचवर्षीय योजना 1951 में, और 1951 से 1956 तक चला था। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ था? इसमें कृषि को बढ़ावा देने के लिए पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। ठीक है ना? याद रखिएगा। उसी प्रकार से जब आगे बढ़ते जाइएगा, 56 से 61, फिर 61 से 65, उसी प्रकार से फोर्थ जो पंचवर्षीय योजना था साथियों, उसमें जो विकास ये सब के बारे में बात किया गया था। ठीक है? चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। 9 अगस्त 1907 में 9 अगस्त 1907 में मैडम भिक्खा जी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने डॉट 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 भारतीय ध्वज फहराया था। मतलब 9 अगस्त 1907 ईस्वी में मैडम भिक्खा जी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला व्यक्ति था। यहाँ से एक और सवाल पूछ सकता है, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो मैडम भिक्खा जी थे। कब कब फहराए थे साथियों? तो 9 अगस्त 1907 ईस्वी को। और किस देश में भारतीय झंडा को फहराया था, ये सवाल पूछ रहा है। ठीक है? तो याद रखिएगा, किस देश में फहराया था साथियों? तो जर्मनी में। कहाँ फहराया था साथियों? जर्मनी में। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना? एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा है कि सबसे पहले पूछेगा कि विदेशी धरती पर भारतीय झंडा फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैडम भिक्खा जी। और कब फहराया गया था? तो 9 अगस्त 1907 में। और कहाँ फहराया गया था? जर्मनी में फहराया गया था। क्लियर है? एकदम इंपोर्टेंट लेवल का सवाल है
है साथियों, जो कि आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तिरुवातिरव निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव उत्सव है? यानी एक प्रकार से यह नृत्य कह सकते हैं, त्योहार से प्रश्न है, और नृत्य और त्योहार से आपके एग्जाम में लगभग लगभग 3 प्रश्न पूछा जाता है। जो बच्चे नए हैं उनको बता देना चाहते हैं कि इसमें टोटल आपका 80 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, ठीक है ना। एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है साथियों, वह 80 क्वेश्चन का होता है। जीके, मैथ, रीजनिंग, हिंदी सभी से 20-20 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जीके से 20, रीजनिंग से 20, मैथ से 20, हिंदी से 20, टोटल 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो याद कीजिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल को हम लोग क्या कवर कर रहे थे? तिरुवातिरो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मैं कहूंगा साथियों, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। यह आपका जो तिरुवातिरो है, यह आपका केरल का है। ये आपका कहाँ का सांस्कृतिक उत्सव है साथियों? यह आपका केरल का है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक रस्किन बॉन्ड द्वारा नहीं लिखा गया है? रस्किन बॉन्ड द्वारा कौन सा पुस्तक यहाँ पर है जो नहीं लिखा गया है? बताइएगा साथियों, अगर आपको पता हो तो बताइएगा। तो देखिए, कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया है? तो रोडम टू मसूरी लिखा गया है उनके द्वारा, ठीक है ना। द रूम ऑन द रूफ ये भी लिखा गया है। द ब्लू अम्ब्रेला उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन मिड नाइट चिल्ड्रन ये उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा नहीं लिखा गया है, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, मिड नाइट चिल्ड्रन। देखिए कभी कभी ऐसा क्या होता है साथियों ना, लेखक का नाम आपके एग्जाम में 1-2 डाल देता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है साथियों? अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे साथियों। सबसे पहले तो एक सवाल पूछा जाता है, घूमर घूमर जो नृत्य है वह कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का है? यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है? जनजाति द्वारा, किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती को पूजा करने के लिए घूमर नृत्य बनाया गया था? तो किस किस बताइएगा, कौन सा जनजाति इसको शुरुआत किया था? ये सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। तो आपको शायद पता होगा साथियों, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह भील जनजाति द्वारा शुरू किया गया था। यह किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया था साथियों? भील द्वारा। और मैं क्लियर कर दूं, घुम्मर कहाँ का लोक नृत्य है? तो घुम्मर आपका राजस्थान का लोक नृत्य है। घुम्मर कहाँ का लोक नृत्य है साथियों? राजस्थान का लोक नृत्य है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जाएगा, ठीक है ना। घुम्मर कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान का। किस जनजाति द्वारा शुरू किया गया था? भील जनजाति द्वारा। किस देवी के लिए? तो सरस्वती देवी के लिए। ऐसा ऐसा भी सवाल आपके कट कट कर पूछता है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा सारे प्रश्न को आप कवर करेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बताइएगा साथियों, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1336 ईस्वी में आपका विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था। किसने किया था? उनका नाम भी जान लेंगे, क्योंकि वो वाला सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया था। साथियों याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का, उसका नाम क्या था साथियों? हरिहर, हरिहर, हरिहर और बुक्का, उसका जो नाम था साथियों, हरिहर और बुक्का। दो भाई थे, हरिहर एक का नाम था, एक का नाम था बुक्का। दोनों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल क्या करा है? इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना किसने किया था? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है साथियों, समझिएगा। इंडियन लिबरल फेडरेशन का स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, एस एन बनर्जी ने किया था। कौन किया था? एस एन बनर्जी ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी लेवल का सवाल आपके एग्जाम में भी आता है। मैं कहूंगा साथियों, आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना। यह एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना। उसके बाद आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, जिस पर क्लिक करेंगे आप लिंक पर जो मतलब आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। प्रक्रिया क्या है? आपको इस पर एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है, एसएससी जीडी ही लिखकर मैसेज करना है। दूसरा चीज लिखकर मैसेज करेंगे, आपके पास लिंक नहीं जाएगा, ठीक है ना। एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करेंगे, फिर मेरे तरफ से आपके पास एसएससी जीडी वाले ग्रुप का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ग्रुप को ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। ज्वाइन होने से फायदा क्या है साथियों? जो भी क्लास होगा सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी नौकरी वैकेंसी आती है सबसे पहले आपको पता चलेगा, जो भी पीडीएफ रहता है आपको ग्रुप में ही डाला जाता है। भारत में सहायक संधि
संधि का जन्मदाता कौन था? बताइएगा साथियों, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? बताइए तो भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले। सहायक संधि का जन्मदाता कौन है साथियों? डुप्ले, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी हमारे भारत के प्रथम वायसराय हैं, याद रखिएगा। काफी इंपोर्टेंट है, सहायक संधि का जन्मदाता कौन है साथियों? डुप्ले। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। कौशल मातृत्व योजना किस राज्य सरकार का योजना है? कौशल मातृत्व योजना किस राज्य सरकार का योजना है साथियों? तो याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सरकार है सवाल है। कौशल मातृत्व योजना किस राज्य सरकार का योजना है? तो यह छत्तीसगढ़ का है। किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि कौशल मातृत्व योजना किस राज्य का योजना है? तो छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, अगला नंबर सवाल देख सकते हैं कितना इंपोर्टेंट है। आपका सवाल क्या कर रहा है देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, कार्य का ये साय मात्रा क्या है? सिंपल क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कार्य का ये साय मात्रा क्या हुआ? तो काफी सारे बच्चे का राइट आंसर आ रहा है। देखिए, ये इजी लेवल का थोड़ा सा सवाल हो गया है, तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। काज का ये साय मात्रा क्या हो जाएगा साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर जूल हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर सवाल की ओर। 17 यहाँ पर क्लियर हो गया हमारा। 18 नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? काफी इंपोर्टेंट है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है साथियों? तो याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि डेली आपको इसी बुक से क्लास करवाया जाए तो आप बताइएगा, क्योंकि देखिए यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। इसमें टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना, 2026 में यह जारी हुआ है। ठीक है ना, तो अगर आप 20 प्रैक्टिस सेट को करना चाहते हैं, कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, हाँ सर 20 प्रैक्टिस सेट को करवा दीजिए। नहीं तो हम फिर टाइप करके क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, जो संभावित प्रश्न रहेगा। ठीक है ना, तो बताइएगा किताब से आप करना चाहते हैं या वो ऐसे करना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता था? तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है साथियों। यह कार्लोज सैंज ने जीता था। किसने जीता था? कार्लोज सैंज ने जीता था। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता था? कार्लोज सैंज ने जीता था। अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए कि सर उसको हम लोग सीरोलॉजी कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? सीरोलॉजी कहते हैं। अगला नंबर सवाल है, हर्यक वंश किस वंश को कूनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कूनिक भी कहा जाता है? कूनिक हम लोग किस शासक को कहा जाता है? उदयनिक को कूनिक कहा जाता है। हर्यक वंश के कौन सा ऐसा शासक है जिसे कूनिक भी कहा जाता है? तो वह उदयनिक को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, 20 क्वेश्चन आपका जीके का कवर हम लोग कर लिए। अब इसके बाद किसको कवर करेंगे साथियों? हिंदी पर आ जाता है। ठीक है, मैथ रीजनिंग को तो देखेंगे ही, लेकिन पहले हम लोग ऐसे प्रश्न को कवर कर लेते हैं जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है ना, चलिए रीजनिंग को भी हम लोग कवर कर लेंगे, इसके बाद आ जाइए हिंदी का। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं साथियों, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या सवाल आपका कह रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, सवाल आपका कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से बताना है कौन सा वाक्य आपको शुद्ध दिख रहा है। ठीक है, जैसे में विद्या श्रेष्ठ धन होती है, ये थोड़ा सा आपको गलत टाइप का है। ठीक है ना, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये भी गलत है। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, हाँ ये वाला बिल्कुल सही वाक्य साथियों, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। देखिए, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जब आपको हम शुद्ध और अशुद्ध पढ़ाएंगे ना साथियों, तो वहां पर हम क्लियर करेंगे कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा, विद्या श्रेष्ठ धन माने जाते हैं, इस ये वाला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको थोड़ा सा पकड़ना है। जैसे में विद्या जो है स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग वाला इधर लगेगा मानी जाती है। ठीक है ना, ऐसे हम थोड़ा सा पकड़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर सवाल है, निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण यानी गलत वाक्य का चयन करें। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो 4 पर चिन्ह लगाएं, मतलब 4 का चिन्ह लगाएं। जो गलत है उसको 4 का चिन्ह लगाना है। बताइए तो क्या होगा साथियों? तो बिल्कुल राइट आंसर आपका आना चाहिए साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका आ रहा है इधर आजकल। इधर आजकल जो है, जैसे में यहाँ पर 4 गो ऑप्शन आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, और बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। इधर आजकल, इधर आजकल, इधर आजकल, ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा सा है
10 हर टाइप का क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है, इधर आजकल। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपयुक्त वाक्य के लिए रेखांकित शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे में सिंह का यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित किया गया है, उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, उसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए तो सिंह का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होता है साथियों, तो सिंह का देखिए कौन सा नहीं होता, सिंह का तो शेर होता है, सभी को पता है, केसरी भी उनको कहा जाता है, वनराज भी कहा जाता है, लेकिन शेर को मनी नहीं कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंह की सवारी सबकी बस की बात नहीं है, इसमें सिंह कौन सा, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा, तो मनी आपका नहीं होगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल को हम लोग कवर करते हैं साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सवाल आपका क्या कर रहा है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए, बच्चों से गुस्सा मत करो। यह अशुद्ध वाक्य है, इसको आपको शुद्ध करना है, क्या शुद्ध होगा, बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ये वाला आपका सही सेंटेंस होगा। देखिए तो ये वाला होगा ना, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सर जी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा है किताब वाला है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, नीचे लिखे शब्द का सही विलोम सुनिए। गरल, गरल का विलोम शब्द क्या होगा साथियों, बताइएगा, गरल का विलोम शब्द क्या होगा, तो गरल का उल्टा आपका शुद्धा होता है, गरल का उल्टा क्या होता है साथियों, शुद्धा होता है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गरल का उल्टा क्या होगा साथियों, शुद्धा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है ना। देखिएगा सवाल आपका कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्मी का पर्यायवाची मतलब लक्ष्मी को हम वो चीज नहीं बोल सकते, बताइए तो लक्ष्मी का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा साथियों, रमा होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची, कमला लक्ष्मी का, इंदिरा लक्ष्मी का, लेकिन हम लोग लक्ष्मी को भारती नहीं बोल सकते हैं, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने, विमुख, विमुख का उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, आपको भी पता है विमुख का उल्टा, विमुख मतलब उल्टा, तो उन्मुख हो जाएगा, विमुख का उल्टा क्या हो जाएगा, उन्मुख हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उससे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, प्रत्यक्ष कहते हैं, जो आंखों के सामने हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कहते हैं, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो आंखों के सामने हो उससे हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करने के लिए सही विकल्प बताइए। लाख डाकू को डॉट 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 कराने में जनता ने सहयोग किया था, मतलब लाख डाकू को क्या कराने में जनता ने सहयोग किया था, करारदंड कराने में नहीं, गिरफ्तार कराने में, क्या करवाने में साथियों, गिरफ्तार कराने में। थोड़ा सा लॉजिक वाला सवाल आता है साथियों, अगर आप समझिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गिरफ्तार, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, बताइएगा अगला नंबर सवाल क्या है। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्प में से उचित पद चुनिए जिससे न देख सके, न सुन सके और न छू सके। ऐसा कौन सा हो जाएगा, जिससे न देख सके, न छू सके, न सुन सके, उससे हम लोग क्या कहेंगे साथियों, अगोचर कहेंगे, क्या कहेंगे, अगोचर कहेंगे, जिसको न देख सकते, न सुन सकते, न छू सकते, उसे हम लोग अगोचर कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, अगोचर कहते हैं, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर आपका सवाल है साथियों, देख सकते हैं काफी इंपोर्टेंट है, डॉट डॉट डॉट, अच्छा उपयुक्त शब्द छूट गया है उस रिक्त स्थान को भरें, कहाँ पर साथियों छूट गया है, अच्छा इसमें हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखिए कदम लड़खड़ाना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से कौन सा होगा, कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, बताइएगा, कदम लड़खड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, टिक नहीं पाना, टिक नहीं पाना यानी कदम लड़खड़ा रहा है यानी टिक नहीं पा रहा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्द की पूर्ति किए जाने पर चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उसके लिए कौन सा भराएगा, सत्य और अहिंसा का डॉट 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 क्या संबंध है साथियों, बताइएगा, सत्य और अहिंसा का क्या है साथियों, घनिष्ठ संबंध है, और ये वाला प्रश्न मैं आपको न जाने कितनी बार करवा चुका हूं, तो सत्य और अहिंसा का क्या है साथियों, घनिष्ठ संबंध है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल इधर आपका आएगा साथियों, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए और यह मॉडल पेपर 1 होने वाला है, ठीक है, अगर आप ऐसे ही क्लास डेली चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या करा है, निम्नलिखित वाक्यों को रेखांकित शब्द के स्थान पर विकल्पों में सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। शोक,
शोक की जगह और यहाँ पर क्या भरा सकता है? शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सकता। तो यहाँ पर और क्या भरा सकता है साथियों कि जो सही मायने में बैठे, तो खुशी है कि आपके पत्र का उत्तर नहीं, खुशी रहेगा आपके पत्र का उत्तर नहीं ना, पता है कि नहीं ये भी नहीं, कष्ट है नहीं, खेद है, नहीं कहता कि खेद है हमें कि हाँ, हम आपको जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है? तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा-सा पकड़िएगा तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? तब की बात कुछ और थी फिर ऐसा नहीं होगा। उपयुक्त वाक्य में तब फिर समानार्थक क्रिया विशेषण के सही अर्थ क्या है? तब का अर्थ फिर मतलब यहाँ पर विशेषण क्या होगा? बताइएगा यहाँ पर विशेषण क्या होगा साथियों? तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ दोबारा होता है। तब का अर्थ उस समय और फिर का अर्थ क्या होता है साथियों? दोबारा होता है। ठीक है, आगे आइए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों के पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉट 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 तरल अवस्था में होता है। कौन सा तरल अवस्था में रहता है? तो साथियों तो सभी को पता है जो आपका पारा रहता है वह किस अवस्था में रहता है साथियों? तरल अवस्था में रहता है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना? आगे यहाँ पर थोड़ा-सा गद्यांश आपको पढ़कर जवाब देना रहता है साथियों, आप लास्ट में देख सकते हैं गद्यांश पढ़कर आपको जवाब देना रहता है, ठीक है? तो इससे हम लोग मैथ चाहे रीजनिंग के कुछ 1-2 प्रश्नों को कवर भी कर लेते हैं, उसको भी देख ही लेते हैं, ठीक है ना? देखिए, पहला प्रश्न इस लेवल का है रीजनिंग का दिखा दें तो रीजनिंग का इस लेवल का है, देखिए रीजनिंग का, इस लेवल का रीजनिंग का प्रश्न है। देखिए यहाँ पर साथियों। सवाल आपका ये वाला है। यहाँ पर आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? बताइए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्यों आना चाहिए? कोई बच्चे बता पाएँगे? 12 से 18 कितना बढ़ रहा है? 6 बढ़ रहा है। 18 से 30 कितना बढ़ रहा है साथियों? 12। 30 से 54 कितना बढ़ रहा है? 24 मतलब 6, 12, 24 देखिए कैसे बढ़ रहा है? 6, 12, 24 मतलब 2-2 से मल्टीप्लाई थे। जैसे 6 से 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96 इस प्रकार से बढ़ाते जाइए। जैसे में 6 बढ़ा, 12 बढ़ा, 24 बढ़ा, 48 बढ़ा, 96 बढ़ेगा। तो 102 में 96 बढ़ेगा तो कितना आएगा साथियों? 198 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको माइंड का यूज़ करना है, ठीक है ना? ये वाला सवाल देखिए क्या कह रहा है? 2 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 का 24 से संबंध है। 5 का 24 से संबंध है और 9 का 80 से संबंध है तो 14 किससे संबंधित होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, देख लीजिएगा, ठीक है ना? 5 का स्क्वायर 25 से मतलब 5 का संबंध 24 से है, तो 5 के स्क्वायर में से 1 घटाएँगे तो 24 आ जाएगा? आ जाएगा 25 माइनस 1 उसी प्रकार से 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 1 घटाएँगे तो 80 उसी प्रकार से 14 का पूछा है तो 14 का 196 स्क्वायर होता है और 196 में से 1 घटाएँगे तो 195 आ जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पैटर्न को पूरा करने वाले आकृति को पहचानिए, पहचानिए बताइए सर इसमें कौन-सा फ़िल हो जाएगा? सही-सही इसमें कौन-सा फ़िल हो जाएगा? देखिए कौन वाला हिस्सा फ़िल होना चाहिए? देखिए तो ई वाला लाइन है तो कहीं पर है तो ई वाला तो पहले गलती हो जाएगा। ये कहीं से निकलल है नहीं ना, ई में कहीं है नहीं ना, यही वाला देख ना कट-कुट खाली है बस ये वाला यहाँ पर फिल हो जाएगा खत्म, ठीक है ना? चलिए बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी, जी के बाद क्या भराएगा फिर के-पी-एन डॉट डॉट यहाँ पर बताना है कि क्या-क्या भराएगा। जी के बाद क्या भराएगा बताइए तो? जी के बाद क्या भराएगा साथियों? जी के बाद जी-एच-आई जे यहाँ पर मतलब 4-5 लेटर बढ़ा-बढ़ा कर आपको बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? तो जी के बाद आपको जे बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा साथियों? जे। जे बढ़ाएगा, क्यों बढ़ाएगा? पी-ई-एल, ए भराएगा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है साथियों? यहाँ पर देख सकते हैं, सभी प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं, देखिए। यहाँ पर जिस लेवल का मैं आपको क्लास करवाता था ना, उसी लेवल का सवाल यहाँ पर पूछा जाता है। देखिए, यदि निश्चित कूट भाषा में नियर को 4, 9, 6, 8 लिखा जाता है, तो रिप को इतना लिखा जाता है, रिप को इतना लिखा जाता है। तो बताइए साथियों, बताइए पी को कैसे लिखा जाएगा? पी को कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? बताइए तो पी को कूट भाषा में कितना लिखा जाएगा? तो पी कितना पर है? 5 पर ना? पी कितना पर है? 5 पर। तो इसका 5 आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पी देखिए ना, पी है ना लास्ट में पी तो कितना नंबर पर है? 5 नंबर पर, खत्म। उसी प्रकार से अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों जो कि आपके लिए पूछा जाने वाला सवाल है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर जो सवाल दिया है कह रहा है कि प्लस को माइनस कर दिया जाए और गुना को भागा कर दिया जाए, ठीक है ना? तो देखिएगा इसको हल करना पड़ेगा साथियों 10 है, अब प्लस को माइनस कर दिया जाए तो 10 माइनस 6 हो जाएगा और माइनस को प्लस कर दिया जाए 5 और गुना को भागा कर दिया जाए और भागा को गुना, इस प्रकार से आपका इसका हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 10 माइनस 6 आप प्लस में साथियों 1 गुना में 3 इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस
6 आप प्लस में 3, तो 10 और 3 13, 13 में से 6 जाएगा तो बचेगा 7। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इस लेवल का सवाल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल क्या करा है साथियों, 8 नंबर आपका सवाल क्या करा है, HVP निम्नलिखित में क्या आना चाहिए। ठीक है ना, बताइएगा। एच के बाद HVP कैसे आ रहा है साथियों, बताइएगा। HVP कैसे आ रहा है बताइए, तो वहां पर क्या क्या फील होना चाहिए। देखिए साथियों, ऐसे यहाँ पर हो रहा है, एच के बाद जे, दो दो अक्षर बढ़ा रहा है, एच के बाद जे, एल, एन, मतलब दो दो लेटर को बढ़ा रहा है, फिर भी से जेड, जेड से डी, डी से एच, ऐसे करके बढ़ा रहा है। उसी प्रकार से कीजिएगा यहाँ पर भी। तो एन के बाद दो लेटर को बढ़ाएंगे तो क्या आएगा साथियों, एन के बाद दो लेटर को बढ़ाएंगे तो पी आएगा। ठीक है, पी डबल एल एल आ जाएगा, पी डबल एल एल आ जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। मैंने क्या समझाया आपको कि एच के बाद जे, मतलब दो दो लेटर को बढ़ा रहा है, जे के बाद एल, एल के बाद एन, दो दो लेटर को बढ़ा रहा है। ठीक है ना, तो आप भी उस प्रकार से करके इसको कर सकते हैं, तो पी डबल एल एल आएगा। ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल क्या है साथियों, 9 नंबर आपका सवाल है साथियों कि 14 से 47 हो रहा है, 14 से 47 कैसे हो रहा है बताइएगा। 3 से गुना करके 5 जोड़ा, 14 तिया 42, 42 में 5 है तो 47। उसी प्रकार से इसमें 3 से गुना करके 5 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से 13 से 34 में 3 से 3 जोड़कर 5 से गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे तो 4002 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 4007 आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्लास आपको कैसा लगा